हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है जी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। और आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एक मार्क्स में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका एक मार्क्स भी मिस हो। 100 आउट ऑफ 100 का जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर मैंने आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने एसएसटी का हर एक चैप्टर अपलोड कर दिया है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू भी अपलोड करे हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज। मतलब इस चैप्टर के आपको एमसीक्यू की वीडियो अलग मिलेगी, दूसरे चैप्टर की अलग मिलेगी, है ना। और साथ में मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करी है। मैं आपको बता दूं, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। और मैं ये बात आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में से होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी एसएसटी हिंदी में है, तो मैं बता दूं सेम चैप्टर मैंने हिंदी में भी अपलोड कर रखा है। आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो, क्योंकि हिंदी में जो है यूट्यूब पर बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, चलो जी अपने चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आना आपको एक पिक्चर देखने के लिए मिलती है, और इस पिक्चर का नाम है जी दी डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन का मतलब होता है शुरुआत, एक तरह से उदय, ठीक है, नई सेंचुरी की शुरुआत। अच्छा, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये पिक्चर है ना किसी सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी, है ना। तो मैं आपको बता दूं ये पिक्चर बनाई गई थी 1900 में, ठीक है। 1900 यानी कौन सी सेंचुरी की शुरुआत? 20 सेंचुरी की शुरुआत, ठीक है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमसीक्यू आता है कि जो डॉन ऑफ द पिक्चर है कब किस सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी, तो एमसीक्यू में अगर ऑप्शन 19 सेंचुरी होना तो वो मार्क मत करना। 19 सेंचुरी 1800 से लेकर 1900 तक होती है। 20 सेंचुरी होती है 1900 से लेकर 2000 तक, ठीक है जी। एंड का देखते हैं हमेशा। तो ये पिक्चर जो है वो 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी। ये बनाई थी एक म्यूजिक कंपनी ने, जिसका नाम था जी ईटी पॉल। क्या नाम था उसका? ईटी पॉल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके, और इस पिक्चर के अंदर आपको एक लेडी दिख रही है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में एक झंडा ले रखा है जहां पर लिखा हुआ है न्यू सेंचुरी, क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यू सेंचुरी की में एंटर हो रहे हैं हम, यानी 1900 में पिक्चर बनाई गई थी। जो जो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बात है कि इस लेडी ने ना बिल्कुल एक व्हील पर, ठीक है, एक व्हील पर, बेसिकली व्हील जिस पे विंग है, विंग लगे हुए हैं, पर लगे हुए हैं जिस व्हील पर, उस पर अपना पैर बिल्कुल हल्के से रख रखा है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट, और ये जो व्हील है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि टाइम का जो पहिया है वो आगे घूम रहा है और हम नई सेंचुरी की शुरुआत में जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको बहुत अलग अलग सिंबल, जैसे कि मशीन के, कैमरा के, रेलवे के, है ना, बहुत अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के अलग अलग सिंबल भी दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ग्लोरिफिकेशन है मशीन का और टेक्नोलॉजी का, कि नई सेंचुरी की शुरुआत में और ज़्यादा मशीनें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी, ठीक है। आई होप इस पिक्चर के अंदर से कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आए ना बहुत आसानी से कर पाओ, ठीक है। दूसरी पिक्चर है ये वाली, ठीक है। ये पिक्चर 1901 में बनाई गई थी, 26 जनवरी को बनाई थी ये पिक्चर, और इस पिक्चर का नाम है टू मैजिशियन। बेसिकली है ना, आप देखोगे इस पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऊपर वाली पिक्चर और एक नीचे वाली पिक्चर। ऊपर वाली पिक्चर है ना ओरिएंट की है। अच्छा जी, ओरिएंट का क्या मतलब होता है सर? ये जो गल्फ कंट्री होती है ना, ये सऊदी अरेबिया, है ना, ये अलादीन वाली, समझ गए ना आप, तो ये गल्फ कंट्री होती है, ठीक है। और बेसिकली इसमें अलादीन ही रिप्रेजेंट करा गया है। तो ये पर्सन है, ठीक है, जिसके हाथ में एक मैजिक लैंप है, वो मैजिक लैंप को घिसता है और एक सुंदर सा पैलेस बना देता है। नीचे की तरफ आपको एक वर्कर दिख रहा होगा, ठीक है, जो अपनी स्किल, नॉलेज, दिमाग, मैकेनिकल जो गुड्स हैं उसके पास या टूल्स है उसके पास, उसका यूज़ करके ब्रिजेस, ट्रक, शिप वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास एक मैजिक लैंप होता था जो बिल्कुल जादुई काम करता था, बट जो आज है वर्कर हैं वही जादूगर, जो कि अपनी मशीन से, अपनी स्किल, नॉलेज से बड़े बड़े मशीनों का और टूल्स को यूज़ करके बड़ी बड़ी चीज़ों को बिल्ड करते हैं, ठीक है। यही बात लिखी हुई है कि ऊपर वाली पिक्चर जो है अलादीन, जो कि ओरिएंट से, ओरिएंट में आपको बता चुका हूँ, जो कि हमारी क्या कहते हैं, पास्ट या ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है ना, जो हमारे गल्फ वाली कंट्री है और जो ईस्ट वाली कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ब्यूटीफुल पैलेस उन्होंने बना दिया अपने मैजिक लैम्प से। दूसरी तरफ अगर नीचे की पिक्चर देखें तो मॉडर्न टूल से एक पर्सन ने क्या बना दिया है, बिल्ड कर दिया है ब्रिजेस, शिप को, टावर को, है ना, हाई राइजिंग बिल्डिंग को। तो यही मैंने बताया कि अलादीन जो है वो ईस्ट को और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिकल जो है वो वेस्ट को और मॉडर्निटी को शो करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत पे, ठीक है।
बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है जी। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है ना, जब भी हमें सुनाई देता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारे दिमाग में आता है सर फैक्ट्री, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है होता है वो तो फैक्ट्री में होता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है। बट ऐसा नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले क्या होता था, 100-200 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 100-200 साल पहले फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी, बट फिर भी बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों का प्रोडक्शन होता था और उसे दूसरे देशों में भेजा जाता था। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नीचे इंग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है। इंग्लैंड में ना 17 और 18 सेंचुरी में क्या था, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें ना इंग्लैंड से बनकर दूसरे देशों में जाती थी। अच्छा सर, फैक्ट्री में वो चीज़ें नहीं बनती थी, और बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश में जाती थी, तो वो फैक्ट्री में नहीं तो कहाँ बनती थी, वो बनती थी जी लोगों के घर में। ठीक है। लोग क्या करते थे, अपने घरों में चीज़ें बनाते थे, फैक्ट्री में नहीं बनाते थे, घरों में चीज़ें बनाते थे और फिर उसको दूसरे एरिया में, दूसरे देशों में भेजा जाता था। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब देखो स्टार्ट करते हैं, वही बात लिखी हुई है, वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। हम कभी कभार क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्री से जोड़ देते हैं, बट ये सही नहीं है। इवन बिफोर द फैक्ट्री बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड एंड द यूरोप, देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। इसमें यह बता रखा है कि जब हमारा इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह आई भी नहीं थी ना, तब भी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में नहीं होता था। लिखा है ना, दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री। मैनी हिस्टोरियन नाउ रेफर टू दिस फेजेस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन है ना, वो ये कहते हैं ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो अब देखो फैक्ट्री तो नहीं थी, है ना, फैक्ट्री तो नहीं थी, बट फिर भी क्या हो रहा था, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसी चीज़ को कहा गया क्या, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो यानी अगर आपसे पूछे कि इंडस्ट्री आने से पहले, यानी फैक्ट्री बनने से पहले अगर प्रोडक्शन होता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसे भेजा जाता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये कौन सा स्टेज होता है, तो आप बोलोगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो स्टेज होता है जिसमें फैक्ट्रियाँ नहीं होती बट फिर भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है। यही बात लिखी हुई है, देखो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडिकेटिंग दी फर्स्ट और दी अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, और इसमें अर्ली फॉर्म क्या आएगा, अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था ना, है ना, वो फैक्ट्रियों में नहीं होता था। चलो जी सर, समझ गए कि फैक्ट्रियों में नहीं होता था। सर आप बोल रहे हो कि घरों में होता था। हाँ जी, घरों में होता था। सर घरों में होता था तो फिर कोई नज़र तो रखता होगा ना, मतलब कोई ना कोई बंदा तो होता होगा जो सारे घरों से जाकर चीज़ें कलेक्ट करता होगा, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचता होगा। द आंसर इज यस। एक पर्सन था, ठीक है, यहाँ एक ग्रुप था जिसको कहते थे मर्चेंट्स। मर्चेंट का मतलब ही होता है व्यापारी। व्यापारी क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को बेचता है। एक तरह से व्यापारी नाम से ही पता चल रहा है, जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, ट्रेड करता है। ठीक है जी। तो हुआ क्या कि 17th और 18th सेंचुरी में क्या होता था, जो मर्चेंट होते थे ना, वो टाउन्स में रहते थे, शहरों वाले इलाकों में रहते थे, बट वो धीरे धीरे गाँव में यानी कंट्री साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब आप बोलोगे सर वो गांव में शहरों में रहते थे तो फिर उन्होंने गांव में जाना क्यों शुरू कर दिया, मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। बट पहले तो ये समझ लो गांव में जाके वो करते क्या थे। तो जो हमारे मर्चेंट थे ना, वो टाउन से निकलकर कहाँ जाते थे, कंट्री साइड में जाते थे, गांव वाले इलाके में जाते थे। वो क्या करते थे, जो उनके पास मर्चेंट के पास पैसे होते थे ना, वो पीजेंट को, आर्टिसन को देते थे और उन्हें बोलते थे कि आप अपने घरों में है ना चीज़ों को प्रोडक्शन करो। ज़्यादातर वो कपड़ों का प्रोडक्शन करवाते थे, ठीक है, और हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। समझ आ गया। तो मर्चेंट क्या थे, वो कंट्री साइड में जाते थे, गांव वाले इलाके में जाते थे, पीजेंट और आर्टिसन को बोलते थे कि ये लो जी पैसे, और आप है ना अपने घरों में कपड़े वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह करो ताकि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाए। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर टाउन क्यों नहीं, मतलब वो टाउन में पहले रहते थे तो उनको गांव में जाने की जरूरत क्या थी, टाउन में भी ये काम कर सकते थे, टाउन में भी कुछ लोग रहते हैं जो काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को जॉब चाहिए, तो टाउन में भी लोगों को जॉब चाहिए होगी, तो वो टाउन में ये काम क्यों नहीं कर रहा था। तो वाई नॉट दे वर्क ऑन इन टाउन, यानी जो हमारे मर्चेंट थे वो टाउन में काम क्यों नहीं करते थे। चलो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो टाउन में काम क्यों नहीं करते थे, बट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, मेन पॉइंट स्टडी। ठीक है। आप गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी या www.mainpointstudy.in, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाओगे डायरेक्टली चैप्टर वाइज आपको नोट्स दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश में, और बिल्कुल डायरेक्टली, कोई परचेज कोई नहीं करना आपको, कोई पैकेज वगैरह नहीं लेना, है ना। देखो जब तक आपको मेन पॉइंट स्टडी पे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना, सब कुछ फ्री है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
और अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, ठीक है, तो आप मेन पॉइंट स्टडी पे आ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 10th का, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ध्यान से नाम देख लो, मेन पॉइंट स्टडी 10। और इसमें दिखा रहा होगा कि आपके 9200 हैं, बट मैं आपको बता दूं 10,000 बच्चे यहाँ पर पहले से ही एडेड है। आप भी ज्वाइन हो जाना। तो मैं MCQ वगैरह या कोई कोई नोट्स ऐसे होते हैं जो मेरे को लगता है कि यार बिल्कुल जल्दी से भेज दूँ, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पर अपलोड करने में टाइम लगता है, तो पहले मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट एकदम फ्री है, कोई भी आपको पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको बता दूं वेबसाइट के लिए मेरे को पे करना पड़ता है ताकि वेबसाइट चलती रहे, ठीक है। तो अभी तो मेरे लिए कॉस्ट मैं मैनेज कर रहा हूं, बट एक टाइम शायद ऐसा है जब मैं मैनेज ना कर पाऊं, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो ना, तो वेबसाइट पे आपको एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप पेटीएम वगैरह से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कितना भी छोटा अमाउंट हो, कितना भी बड़ा अमाउंट हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। जब आप सपोर्ट करते हो तो लगता है यार जब बच्चा इतना सपोर्ट कर रहा है तो मेरे को अपनी तरफ से 10,000% देना चाहिए, ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूटर्स के बटन से आप सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी वैसे नहीं भी कर सकते ना, तो बच्चे अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप अच्छे नंबर लाते हो, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हो, फोटो खींच कर मेरे को सेंड करते हो और बोलते हो सर इसमें 0.001% आपका भी पार्टिसिपेशन है, थैंक यू। मेरे लिए बहुत है ये, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। पिछली बार भी 2 सैम्पल पेपर गिव अवे किए थे और जिन्हों को मिला था सैम्पल पेपर उन्होंने ही बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए, वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। तो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लाओगे या नहीं लाओगे वो आप पे डिपेंड करता है, लाने सबको है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ओके। और देखो अगर आप सपोर्ट वैसे नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे वेबसाइट पे जाओगे ऐड वगैरह मिलेगी ना आपको, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट टैग। इसमें मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप जाकर देखोगे ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिलेगी कि एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हो आप, यूट्यूब पर डाल के अपलोड कैसे कर सकते हो, अर्न कैसे कर सकते हो, है ना, वेबसाइट्स कैसे बना सकते हो फ्री में, और भी बहुत सारी चीज़ें, टेलीग्राम से अर्न कैसे कर सकते हो आप, GP लिंक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। बच्चों ने बोला कि सर रनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए। अभी तो आप देखो पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम अपना निकाल लो, उसके बाद इस चैनल पे आना। अभी सब्सक्राइब करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, गेमिंग चैनल है, यूनिक वर्ल्ड है, मन करे देख लेना, सब्सक्राइब करना हो इनको कर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट टेक है। और बाकी ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, अगर मेरी शक्ल वगैरह देखनी हो आपको या ब्लॉग वगैरह, ठीक है। चलो दोबारा से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अभी हमारी बात हो रही थी कि जो मर्चेंट है हमारा, वो क्या कर रहा था, गांव के अंदर शिफ्ट हो रहा था, और गांव में जो पीजेंट वगैरह थे, किसान वगैरह थे, आर्टिजन वगैरह थे, उनको पैसे देके बोल रहा था कि जी आप प्रोडक्शन करो हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में हम उस प्रोडक्शन को बेचेंगे, आप प्रोडक्शन करो। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो उसे कंट्री साइड जाना पड़ा, वो अपने टाउन के अंदर रह के क्या ये काम नहीं कर सकता था? द आंसर इज़ नो, वो टाउन में ऐसा काम नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? कि दिस इज़ बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट एंड दी ट्रेड गिल्ड वर पावरफुल, ठीक है। हमारे शहरों में क्या हुआ करता था, मर्चेंट जिस टाउन में रहता था इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पर क्या सिस्टम हुआ करता था, अर्बन क्राफ्ट होते थे और ट्रेड गिल्ड हुआ करते थे। ये क्या करते थे कि ये प्रोड्यूसर को ट्रेन वगैरह करते थे, क्राफ्ट पीपल को, ठीक है, मेंटेन करते थे, कंट्रोल ओवर दी प्रोडक्शन, रेगुलेट करते थे कंपटीशन एंड दी प्राइस, एंड रिस्ट्रिक्ट करते थे एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इन द ट्रेड। अब सुनो मेरी बात, बेसिकली ये ट्रेड गिल्ड और ये जो अर्बन क्राफ्ट होते हैं ना, ये मर्चेंट के लिए पता है दिक्कत क्यों थे? क्योंकि ये है ना, कोई भी नए मर्चेंट को आने नहीं देते थे। कोई नया मर्चेंट कहता था ना कि जी मेरे को भी अपना प्रोडक्शन करना है और मैं भी करना चाहता हूँ प्रोडक्शन और चीज़ों को बेचना चाहता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, ये साफ मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट करते थे न्यू एंट्री, या किसी नए बंदे को नहीं आने देते थे। तो जो नए नए मर्चेंट है जो ट्रेड करना चाहते थे, इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बेचना चाहते थे, वो टाउन में नहीं कर सकते थे। टाउन में वो लोगों को काम देते तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन आके बोलती बंद करो ये काम, तो इसलिए उन्होंने गांव में जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी रूलर की, ठीक है। जो रूलर हुआ करते थे ना, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने डिफरेंट गिल्ड को मोनोपोली राइट दे रखे थे। इसका मतलब है कि कपड़ों का काम ये वाली कंपनी करेगी, है ना, जूते का काम ये वाली कंपनी करेगी या ये वाला मर्चेंट करेगा, है ना, और साबुन का काम ये वाला मर्चेंट करेगा। तो ये ना रूलर ने, जो राजा था, उसने पहले से ही सबको स्पेसिफाई प्रोडक्ट बांट रखे थे कि जी आप इसका ट्रेड करोगे, आप इसका ट्रेड करोगे, और कोई दूसरा अगर उस चीज़ का ट्रेड करता था तो उसे जेल, ठीक है। तो मर्चेंट ने बोला कि यार जब जिएंगे तो ही तो करेंगे काम, तो इसलिए उन्होंने सोचा अगर शहरों में काम करा और मान लो कपड़े का काम करा और कपड़े की जो मोनोपोली है किंग ने किसी और को दे रखी होगी, तो हम तो जेल में जाएंगे। तो इसी वजह से उसने सोचा कि गांव में छुप छुपा के काम करेंगे ताकि कोई टेंशन ना हो।
ठीक है जी। सो दे टर्न इनटू द कंट्री साइड में उन्होंने जाकर पीजेंट वगैरह को और आर्टिसन वगैरह को बोला कि जी हमारे लिए काम करो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये सारे क्वेश्चन वाइज मैंने, ये टॉपिक वाइज भी हैं और टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कंट्री साइड के पुअर पीजेंट थे और आर्टिसन थे, उन्होंने मर्चेंट के लिए काम करना क्यों शुरू कर दिया? क्या उन्होंने मर्चेंट से ज़्यादा कुछ सवाल वगैरह नहीं पूछे, डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया? यस, वो तो बल्कि चाहते थे कि उनको काम मिले। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जो कॉटेजर्स थे और जो पुअर पीजेंट थे ना, हु हैड अर्लियर डिपेंड अपॉन द कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, गैदरिंग देयर फायरवर्क, बेरीज, वेजिटेबल्स, ठीक है, स्ट्रॉ वगैरह, हेज वगैरह, और साथ में दे लुक फॉर दी न्यू ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। बात ऐसी है कि पहले क्या होता था कि हमारे जो पुअर पीजेंट वगैरह और कॉटेजर्स हुआ करते थे ना, वो जंगलों वाले एरिया में जाकर क्या करते थे, अपने जानवरों वगैरह को चराते थे, वहीं से लकड़ियाँ लेते थे जंगलों वाले इलाके से, फिर बेरीज वगैरह, वेजिटेबल सारी वहीं से लेते थे। बट दिक्कत ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही जो पीजेंट वगैरह, उनको बोलना शुरू कर दिया कि आप जंगलों में नहीं जा सकते, पेड़ वगैरह नहीं काट सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से उनके जो जानवर वगैरह वो चराते थे, तो वो धीरे धीरे मरने लग गए। तो उनको लगा कि यार यहाँ तो अब जानवर तो चरा नहीं सकते, तो कोई और काम हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो काम की तलाश में पहले से थे। बहुत सारे लोगों के पास छोटे छोटे पीजेंट वगैरह के पास छोटे छोटे प्लॉट तो थे, ठीक है, बट उनसे उन पूरे फैमिली मेम्बर का काम नहीं चलता था। मतलब मान लो 1 किलो अनाज उग रहा है, बट फैमिली में 2 किलो अनाज चाहिए, फूड चाहिए, तो इसलिए दिक्कत आती थी, है ना। सो इसी वजह से जब मर्चेंट उनके पास आया और उनको ऑफ़र दिया, एडवांस में ऑफ़र दिया कि जी आप गुड्स प्रोड्यूस करो मेरे लिए, तो पीजेंट ने बिल्कुल मना नहीं किया। वो तो बल्कि वेट ही कर रहे थे इस चीज़ का कि कोई हमको आके काम दे, तो बहुत खुश हो गए, ठीक है। बाय वर्किंग फॉर दी मर्चेंट दे कुड। और ये एक और बात थी, जो हमारे पीजेंट थे वो इस बात से भी खुश थे कि जो हमारा मर्चेंट है ना, उन्होंने ये बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रह के काम करो, है ना। क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चल रहा था, फैक्ट्रियाँ थी नहीं, तो मर्चेंट ने बोला कि आप अपने घर में प्रोडक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में प्रोडक्शन करो, आपका छोटा खेत है तो उसको भी देखते रहो, ठीक है। बट एक तरह से ये एक्स्ट्रा इनकम समझो आप। तो वो लोग जो है और खुश हो गए। दे कुड नॉट रिमेन इन द कंट्री साइड एंड दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट इन देयर स्मॉल प्लॉट्स। इनकम फ्रॉम द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम द कल्टिवेशन। बड़ा खुश हो गए कि जी हमारे खेतों में भी हम काम कर सकेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम भी आप आएगी और हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया मर्चेंट के लिए। ये आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर मर्चेंट जो हुआ करते हैं ना, गांव में जाकर जो पीजेंट वगैरह है उनसे क्या करवाते थे, कपड़ों का काम करवाते थे। कपड़ों का काम कैसे करवाते थे, देखो ये है मर्चेंट हमारा। मर्चेंट क्या करता था, एक होता था स्टेपलर, एक पर्सन हुआ करता था स्टेपलर वो कप पेपर पे लगाने वाला स्टेपलर नहीं, एक पर्सन हुआ करता था स्टेपलर, जो ना जो एक तरह से रुई को थोड़ा सही करने का काम करता था, है ना। मतलब अलग अलग करने का काम, और रुई को आपने देखा ना, रुई के गद्दे वगैरह होते हैं, सही करने का मतलब थोड़ा खोलने का, और कॉटन वगैरह का काम करता था ये बंदा। वो जो कॉटन वगैरह है, वो कॉटन या वूल जो है वो मर्चेंट को दे दिया करता था, ठीक है। स्टेपलर कॉटन वगैरह या वूल वगैरह का काम करता था, वो दे देता था, वो मर्चेंट है ना उससे खरीद लेता था और स्टेपलर को पैसे दे देता था, और जो वूल है वो मर्चेंट के पास आ जाती थी। मर्चेंट क्या करता था, वो वूल देता था स्पिनर को। स्पिनर को, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा स्पिनर कौन होते हैं। स्पिनर बेसिकली वो होते हैं जो रुई से या वूल से धागा बनाते हैं। तो हमारे स्पिनर ने क्या किया, धागा लिया और मतलब रुई ली, और रुई या वूल लिया और उससे क्या बना दिया, धागा बना दिया। और वो जो धागा है, जो थ्रेड है, वो किसको बेचते थे, वो देते थे वीवर्स को। वीवर्स क्या होता है, वीवर्स होता है जो धागे से कपड़ा बनाता है, ठीक है। फिर आ गया, वीवर्स ने बना दिया, कपड़ा वगैरह बना दिया, फिर वो जाता था फूलर्स के पास। फूलर क्या करता था, थोड़ा प्लीटिंग वगैरह करता था। प्लीटिंग यानी होता है एक तरह से स्ट्रेट करता था कपड़े को, ठीक है, प्रेस वगैरह करके, या एक तरह से गैदर करता था कपड़ों को, ठीक है। समझ जाओगे आप, जब पिक्चर वगैरह देखोगे ना तो समझ जाओगे क्या होता है प्लीटिंग। फूलर क्या काम करता है, फूलर बेसिकली जैसे कपड़ा है ऐसे मुड़ा मुड़ा सा है, उसको बेसिकली एक तरह से प्लेन करने का काम होता था, ये समझ लो आप अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता था जी हमारा एक और है डायर। अब ये पता है, डाई वगैरह करता था, रंग वगैरह लगाता था। और फिर है ना, जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती थी और कपड़ा एकदम रेडी हो जाता था, तो हमारा मर्चेंट क्या करता था, उसको लेकर जाता था लंदन में, ठीक है। और लंदन में क्यों ले जाता था, लंदन में एक तरह से फिनिशिंग सेंटर हुआ करता था। एक तरह से फिनिशिंग टच जो है ना चीज़ों को, यानी कपड़ों को, वो लंदन में ही दिया जाता था। तो इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था। 1 मार्क्स में ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन लिख लो, आपके चैप्टर में, मतलब आपके एग्जाम में आने वाला है कि फिनिशिंग सेंटर जो है
वो 17-18 सेंचुरी में इंग्लैंड में किसको कहा जाता था, लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था, क्योंकि फाइनल टचअप यहाँ ही दिया जाता था। ये जो बात मैंने यहाँ समझाई है ना, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मर्चेंट जो है वो पहले स्टेपलर के पास जाता था, है ना, उससे वूल लेता था, फिर स्पिनर को के पास जाता था, स्पिनर धागा बना देता था तो वीवर्स के पास जाता था, फिर फुलर के पास, फिर डायर के पास जाता था, और इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए उसको लंदन ले जाते थे, फिर लंदन से दूसरी कंट्रियों में भेजा जाता था, है ना। मर्चेंट दूसरी कंट्री में बेचने के लिए तो चीज़ें बना रहा था। ओके जी, अब आगे आते हैं कि हमारा जो मर्चेंट था ना वो बेसिकली आप उसने बहुत एक अच्छा कमर्शियल एक्सचेंज का नेटवर्क बना रखा था, ठीक है। वो कंट्रोल करता था अच्छे खासे फैमिली को, मतलब बहुत ज़्यादा बंदों को उसने अपने अंडर रख रखा था। मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये मर्चेंट है तो उसने बहुत सारे स्टेपलर को, बहुत सारे स्पिनर को, बहुत सारे वीवर को, बहुत सारे फुलर को, बहुत सारे डायर को अपने अंडर रख रखा था ताकि वो उसके लिए काम करे, ठीक है। रियली सॉरी। एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन 20 से 25 बंदे, मतलब 20 स्पिनर, 20 वीवर, 20 फुलर, 20 डायर, 20 स्टेपलर, ऐसे बंदों को उसने हर एक मर्चेंट ने एम्प्लॉय करके रख रखा था। और इसकी दिस मीन्ड दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोल 100 ऑफ द वर्कर, मतलब एक बंदा, एक मर्चेंट कम से कम 100-200 बंदों को तो जॉब देता ही देता था, ये समझ लो, ठीक है। चलो, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो घर में हो रहा था। किसके घर में हो रहा था, पुअर पीजेंट के घर में हो रहा था। और वो पुअर पीजेंट किसको देते थे, वो देते थे सामान बना के मर्चेंट को, और मर्चेंट क्या करता था, लंदन में लेके फिनिशिंग वगैरह करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। अब हम देखेंगे कि नई नई फैक्ट्री लगना शुरू हो गई थी, ठीक है। देखो, द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन द इंग्लैंड केम अप इन द 1930s, यानी सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्री 1930s में, सॉरी 1730s में, रियली सॉरी 1730 के अंदर 1730s में लगना शुरू हुई, ठीक है। बट इट वॉज दी ओनली इन दी लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ द फैक्ट्री मल्टीप्लाई। बट 1790s के टाइम में जो फैक्ट्रीज का नंबर था ना वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो पहले मान लो 10 थी अब वो 100 होने लग गई। मतलब सबसे ज़्यादा फैक्ट्री जो है इंक्रीज़ हुई थी वो 1790s के टाइम में ही इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है जी। मतलब लेट 18th सेंचुरी को हम 1790s के आगे का टाइम बोलते हैं, ओके। और फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है कॉटन को, ठीक है। अभी हमने देखा मर्चेंट ने सबसे पहले काम ही कॉटन का स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कपड़ा भेजा जाता था, समझ रहे हो आप। चलो, इन 1760s ब्रिटेन इम्पोर्ट 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। होता क्या था, अब देखो सिंपल सीधी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन चाहिए। तो होता क्या था, ब्रिटेन है ना, पहले 1730s के टाइम में ब्रिटेन के अंदर 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन आता था ताकि उसका कपड़ा बना के भेज सके। अब हुआ क्या, फैक्ट्रीज का धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा और 1787 के अंदर तो 22 मिलियन हो गया, 22 मिलियन पाउंड कपड़ा आने लग गया, रॉ कॉटन आने लग गया, कपड़ा बोल दिया सॉरी, रॉ कॉटन आने लग गया। मतलब पहले जो 2.5 आता था अब 22 मिलियन पाउंड आने लग गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बनाया जा सके, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन ये आता है कि पहले 2.5 मिलियन पाउंड कपड़ा रॉ कॉटन आता था, बट एकदम से 10-20 सालों के अंदर ये बिल्कुल 22 मिलियन हो गया। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, द आंसर इज यस। देखो बहुत सारी चीज़ें हुई। द इंक्रीज वॉज लिंक विद द नंबर ऑफ द चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आए जिसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, क्या क्या चेंजेस आए, यही वो बात लिखी है। सबसे पहले जो हमारे पहली बात तो द सीरीज ऑफ द इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन वगैरह हुए 18th सेंचुरी में जिसकी वजह से हर स्टेप पे जो एफिकेसी होती थी ना, यानी आप कह सकते हो जो प्रोग्रेस होती थी बहुत तेज़ी से, मतलब काम जो है हर स्टेप पर बहुत तेज़ी से होने लग गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशन हुए। इन्वेंशन कौन से, कार्डिंग में इन्वेंशन हुए, ट्विस्टिंग में इन्वेंशन हुए, स्पिनिंग में इन्वेंशन हुए, रोलिंग, ये सारे स्टेप दे रखे हैं। कार्डिंग वही कपड़ों को मतलब रुई को सही करना, ट्विस्टिंग स्पिनिंग मैंने आपको बताया था कि रुई से धागा बनाना, है ना। देखो अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ना तो आप स्पीड पे जाके 1.5 करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो तो स्पीड तेज करके देख लेना, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से होने लग गया था क्योंकि इन्वेंशन वगैरह होने लग गए थे और इसकी वजह से वर्कर का आउटपुट भी इंक्रीज़ हुआ। जो वर्कर पहले 10 कपड़े बनाता था, 10 किलो कपड़े बनाता था, वो 20 किलो कपड़े बनाने लग गया है, 20 मीटर कपड़े बनाने लग गया, है ना। अनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यान। और इसकी वजह से जो कपड़ा है, जो थ्रेड है और जो यान है वो भी थोड़ा ताकतवर बनने लग गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है देन दी रिचर्ड आर्कराइट क्रिएट अ कॉटन मिल। और उसके बाद एक पर्सन थे जिनका नाम था, अब ये आपको आता है कि सबसे पहले जो कॉटन मिल है वो किसने शुरू करी थी, तो रिचर्ड आर्कराइट थे। उन्होंने कॉटन मिल वगैरह स्टार्ट करी, फैक्ट्री स्टार्ट करी, आप क्या कह सकते हो कि टिल दिस टाइम एज यू सीन
क्लोथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड। तो रिचर्ड आर्कराइट से पहले क्या होता था, सारा का सारा काम विलेज में ही होता था, विलेज के घरों में हुआ करता था। बट अब क्या होने लग गया कि पहले तो रिचर्ड आर्कराइट ने फैक्ट्री बना दी, है ना, और साथ में और भी क्या चीज़ हुई कि द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज सेटअप एंड मेंटेन इन दी मील, और बहुत सारी नई नई मशीनें भी खरीद कर मील में रखी जाने लगी। ठीक है, अब देखो मील जो मशीनें थी ना, स्टार्टिंग में तो हमारे, मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े हमारे मर्चेंट हुआ करते थे ना, वो मशीनें नहीं खरीदते थे। रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि वो मशीनें क्यों नहीं खरीदते थे, क्योंकि पहली बात तो मशीनों में है ना, और दिक्कतें वैसे हम आगे पढ़ेंगे, बट सिंपल समझ लो मशीन बहुत महंगी आती थी। अभी के लिए इतना समझ लो, और भी पॉइंट है बट इतना समझ लो, मशीन बहुत महंगी आती थी, वर्कर थोड़े सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, इसलिए जो हमारे मर्चेंट है ना वो मशीनों को पसंद नहीं करते थे। बट हाँ, फैक्ट्री आने से उनका फ़ायदा हुआ। ठीक है, फैक्ट्री आने से उनका क्या फ़ायदा हुआ, देखो, विद इन द मील ऑल द प्रोसेसेस वर बॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड द मैनेजमेंट। अब पहले क्या होता था, पहले स्टेपलर से मर्चेंट ने कपड़ा लिया, फिर कपड़े को स्पिनर को दिया, फिर ये बोल दिया स्पिनर खुद दे देगा वीवर को, फिर फूलर को, फिर ऐसे ना पता नहीं चलता था कि कौन काम चोरी कर रहा है। ठीक है, मर्चेंट सोचता था कि यार स्पिनर की गलती है, बट गलती एक्चुअल में, देखो समझो, मैं मर्चेंट हूँ, मैं टाउन में रहता हूँ। ठीक है, मैं मर्चेंट हूँ, मैं टाउन में रहता हूँ, मैंने गाँव में ना स्पिनर को रुई दे दी और बोला कि प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाए तो कपड़ा मेरे को भिजवा देना या मैं आ जाऊँगा लेने। ठीक है, बट 2-3 महीने हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसके पास गया तो स्पिनर कहता है मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, पता नहीं वीवर्स से गलती हो गई है या वो नहीं कर पा रहे। तो वीवर पे जाता है तो वीवर बोलता है कि जी नहीं मेरे को गलती नहीं है, फुलर का काम है। फुलर बोलता है नहीं मेरे को वीवर ने लेट दिया है। तो बेसिकली है ना, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, जैसी फैक्ट्री आ गई तो सारा का सारा काम एक छत के नीचे होने लग गया, अच्छे से काम पता चलने लगा कि कौन काम चोरी कर रहा है और किसकी गलती है। ठीक है जी, दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छे से सुपरवाइज किया जाता था, क्वालिटी चेक भी हो जाता था कि क्वालिटी भी अच्छी रहे कपड़े की, है ना, और साथ में लेबर वगैरह को भी रेगुलेट किया जाता था कि लेबर कितना काम कर रहा है कितना काम नहीं कर रहा। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन दी प्रोडक्शन वॉज इन कंट्री साइड। और ये चीज़ें जो है, प्रोडक्शन पर नज़र रखना, वर्कर पर नज़र रखना, सारी चीज़ें सुपरवाइज करना, ये काम कंट्री साइड में नहीं हो पाता था, है ना। जब घरों में काम होता था तब इसको मैनेज करना डिफिकल्ट था, तो इसलिए मील आने से ये फ़ायदा हुआ। इन दी अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप, यानी इंग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारी फैक्ट्रीज। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है, सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी ही वीडियो बना दूंगा तो अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपलोड कर दिया होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर मन करे आपको लगा कि हाँ जी सर आपने अच्छा पढ़ाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मान लो कोई गलती हो गई हो या कुछ आपको लगा हो कि आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो तो वो भी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच यार, 2 लाख जो है हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये नंबर और बढ़े और एक गोल्डन प्ले बटन भी हमको देखने के लिए मिले। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।